हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑन अर्थ चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से पीवाईक्यू अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुई है एमपी सेट में 1 मार्च को, तो उसकी है 2026 1 मार्च एमपी सेट का पीवाईक्यू है। तो देखते हैं कितना उपयोगी है नेट के लिए भी, क्योंकि हम तो पढ़े हुए रहते हैं सब, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे चुन चुन के आता है, तो फिर जब क्वेश्चन आता है तभी पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन आया और अपन क्या लगा सकते हैं। पढ़े हुए तो सब रहता है, लेकिन क्वेश्चन लगाने में वहाँ पे दिमाग की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं, 51 से शुरू होता है क्वेश्चन। तो फिर है कि राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राज्यसभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो किस में किया गया, अब इसमें सोचना है, क्योंकि संविधान 43 का तो अपन पढ़े हैं, 45 के बारे में भी अपन जानते हैं, 44 के बारे में भी जानते हैं, भाषा का है। और इसमें क्या पूछा गया है, राज्य संघ के संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान। अब संचार के लिए तो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि भाषा के लिए ही पढ़ते हैं, अपने सिलेबस में है, और ये इसमें पूछा गया है संचार के लिए। तो फिर इसमें इसलिए दिमाग लगाया गया है कि 43, 45, 44 ये सब संविधान में भाषा के लिए है, तो इसलिए 46 नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 86। ये 46 ये राइट होगा, डबल टिक राइट, ये 46 होगा सही, जो कि इसके लिए होगा राजभाषा संचार के लिए। संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान, संचार के लिए राजभाषा, ये भी राजभाषा से जुड़ी है, लेकिन किसके लिए है, राज्य और संघ के बीच में संचार। तो इसको क्वेश्चन को समझना है कि किसके लिए है, तो राज्य और संघ के बीच में संचार। तो ये 46 में है। फिर आगे का देखते हैं, भव सागर में शब्द में समास है, निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो ये समास को पढ़ना होगा, तभी अपन लगा सकते हैं, नहीं तो सभी में कन्फ्यूजन होगी। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तो द्वंद्व, तो भव सागर, तो ये होगा कर्मधारय समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि भव से सागर, भव का सागर या भव से सागर ऐसे जुड़े होते हैं, तो कर्मधारय समास होता है, ऐसे विभक्ति किया जाता है। द्वंद्व समास में तो रात दिन, माता पिता, ऐसे द्वंद्व समास हो जाएंगे। बहुव्रीहि में विशेष होते हैं, जैसे कि ये ईश्वर भगवान के प्रति होता है, अब इस भाव में ये भी मिलता जुलता रहता है, तो ये नहीं होगा, इसलिए ये राइट होगा, ये राइट होगा सेकेंड ख। फिर आगे देखते हैं, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए इसमें कैसे ध्यान में है, तो बार बार फिर एग्जाम में एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं। तो ऐसे है, वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आता है, तो जो शब्द के पहले आता है वो उपसर्ग है, और प्रत्यय में क्या लगता है, बाद में प्रत्यय में लगता है। तो पहले आके लगता है वो वही है, जैसे उपसंहार, तो पहले लगेगा तो उपसर्ग हो जाएगा। इस बार प्रत्यय प्रत्यय में भी जो बाद में लगेगा वो होगा। तो इसलिए समास पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, और ये नेट में भी पूछ देगा। वहाँ तो सर्वनाम तो उसका एकदम विशेष हो गया है, 2-3 बार से तो नेट में सर्वनाम से पूछ रहा है, और वो ये इजी वाले नहीं पूछता है, कहीं और से ऊपर से कि किस वैज्ञानिक का है, और इनके ये कोई से ऐसे ही है, बताऊंगी कि 2025 में किस वैज्ञानिक के बारे में पूछा था कि किन किन के अनुसार है। 2 भेद हैं, इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से ध्वनि का पक्ष नहीं है। तो संवहन, क्षमता, उत्पादन, ग्रहण,
संवहन, क्षमता, उत्पादन, ग्रहण क्या नहीं है? तो क्षमता जो है वो ध्वनि का पक्ष नहीं है। तो ध्वनि के बारे में भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ऊपर से पढ़ने जो मतलब जो होता है तो वो तो नहीं आता है, अंदर से आता है क्वेश्चन, तो अंदर से ही पढ़ना होगा। फिर प्रबल शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो प्रबल शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? संकेतवाचक, परिणामवाचक और संख्यावाचक और गुणवाचक। तो ये दोस्तों ये तो हम बचपन में ही पढ़े होते हैं, तो इसलिए दिमाग से लगाया जाता है, दिमाग में लगाया जाता है कि किस में है। तो ये होगा गुण में है। प्रबल, प्रबल किसी चीज का गुण होता है कि वह प्रबल है। तो ये है गुणवाचक होगा। ये गुणवाचक होगा। फिर आगे, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? प्राचीन भारत में आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? तो क्या होगा? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, और ये 500 ईसा पूर्व से 1000, और 1500 ईस्वी पूर्व से 1000। तो क्या होगा? ये होगा, ये नंबर सही होगा। ये नहीं होगा। 1000 ईसा पूर्व से 500 प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आने वाली लौकिक संस्कृत के बारे में। तो देखो इसे ध्यान रखना है। और हरदेव बारी में है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार है, तो 800 भी आए और 1000 भी आए तो कंफ्यूजन नहीं होना है लौकिक संस्कृत के बारे में। 1000 से 500 ईसा के बीच में याद रखना है। इनमें से ओंकार बहुला बोली नहीं है, तो ब्रज, कंकोनी, हरियाणी, बुंदेली। तो कौन सा नहीं होगा? ओंकार हरियाणवी होगा, जो नहीं है। ये राइट होगा, सी। इसमें ओंकार बहुला, तो ये भी याद करना है। तो इसका पूरा ही पढ़ना होगा, क्योंकि नेट में भी पूछा जाता है और किसी भी राज्य के सेट देंगे। ये सेट का कोई PYQ है, तो किसी भी राज्य के सेट में आ सकता है। तो यदि ध्यान से पढ़ा रहेगा तो लगा लेंगे सही आंसर। फिर 58, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी विक्रम आदित्य का नाम सुना हो? रचना की दृष्टि से यह इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी विक्रम आदित्य का नाम सुना हो? तब यह मिश्र वाक्य है या क्या है? सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है और क्रिया विशेषण? तो दोस्तों यदि गहनता से यदि हम ये वाक्य को पढ़े रहेंगे तो ही मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, क्रिया विशेषण, उपवाक्य, तो ये इसमें लगा सकते हैं। क्योंकि ये सरल, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक समान होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। किसका अंतर होता है देखते हैं। तो राइट होगा ये मिश्र वाक्य, ये राइट होगा ये मिश्र वाक्य है। तो वह कौन सा, तो इसका हम ये वाक्य हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमने तैयार किया है वाक्य को डिटेल से पढ़ने का। तो आगे देखते हैं। तो इसमें ये सही होगा। और फिर रेगिस्तान इनमें से किस प्रकार की का संज्ञा शब्द है? तो भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक। तो रेगिस्तान तो एक विशेष जगह का नाम है, इसलिए जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में तो आएगा भी नहीं, इसमें भाव भी नहीं है और निजता भी नहीं है, तो जातिवाचक आएगा, क्योंकि ये तो सी नंबर सही होगा। ये सी नंबर सही होगा, जातिवाचक में आएगा, क्योंकि एक जाति रेगिस्तान है। फिर आधुनिक भाषा बंगाली, आधुनिक भारतीय भाषा बंगाली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है? तो यह अर्धमागधी से नहीं हुई है, ये अर्धमागधी से नहीं होगा, मागधी से होगा।
क्योंकि ये फिर इसमें इस दोनों में कन्फ्यूजन दो जैसा एक जैसा ऑप्शन जब होता है तो गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो इसके लिए डिटेल से पढ़ना होता है तभी अपने को समझ में आती है। तो बहुत से बच्चे की गलतियाँ हो गई क्योंकि बिहारी अर्धमागधी है और बंगाली बंगाली उसके पास में है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हुई, अर्धमागधी होगा क्योंकि बंगाल बिहार पहले एक ही था। लेकिन नहीं, ये मागधी होगा, तो ये राइट होगा। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को विभस्त वीर गाथा काल नाम बहुत समझ बूझ कर दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल नाम, ये कथन इनका है, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो ये याद रखना है, नेट में भी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर इसका विश्लेषण अभी हम देखते हैं, ये इसका वाक्य के भेद का विश्लेषण देखते हैं कि किस प्रकार से है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद है संश्लेषण। वाक्य के भेद के बारे में भी देखते हैं कि कितने कैसी बारीकी सी अंतर होती है सरल वाक्य और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में। तो इसको डिटेल से देखते हैं जिससे कि दिमाग में बैठ जाए और आगे के एग्जाम में गलतियां नहीं हो। तो वाक्य संश्लेषण की परिभाषा, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य की प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। निम्नलिखित निर्मित वाक्य का अर्थ उन वाक्यों से भिन्न होता है जिन्हें संश्लिष्ट करके यह बनाया गया है। तो रचना के आधार पर हिंदी के वाक्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। तो कौन सा? साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर साधारण वाक्य में देखते हैं, इसकी ध्यान से देखते हैं तो गलतियां नहीं होगी। साधारण वो वाक्य जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, जिसमें एक क्रिया होती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। और एक उद्देश्य और एक विशेष होता है। यथा राम पढ़ता है, और इस वाक्य में राम उद्देश्य और पढ़ता है विशेष क्रिया है, अतः साधारण सरल वाक्य है। और मिश्र वाक्य में क्या है, जो कि अपने PYQ में आया है, मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक साधारण प्रधान वाक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य आश्रित वाक्य हो। यह ध्यान रखना है कि एक साधारण वाक्य हो और दूसरा अन्य आश्रित वाक्य हो और ये कॉमा लगता हो, जिसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य, संयुक्त में कॉमा नहीं लगेगा और मिश्र में कॉमा लगेगा, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिससे दूसरे शब्दों में जिस वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या अधिक सहायक क्रियाएं हों, और उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो इसलिए वो उस क्वेश्चन में देखा मिश्र वाक्य था, तो ये सही था। वह कौन हिंदू है जो भगवान कृष्ण को ना मानते हों, और वह कौन सा हिंदू है, यह मुख्य वाक्य है, और जो भगवान कृष्ण को ना मानता हो सहायक वाक्य है। तो फिर और सहायक वाक्य अपने में पूर्ण नहीं होते, मुख्य वाक्य के साथ अपने पर और उनका अर्थ निकलता है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का संयोग रहता हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा प्रधान वाक्य समुच्चय बोधक अथवा अव्ययों से जुड़े होते हैं, और इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे हुए प्रतीत होते हैं। यथा राम आगे बढ़ा और पीछे रह गया, इस वाक्य में संयोजक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद किए गए हैं जो इस प्रकार माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से है मिश्र वाक्य। और ये तो किसी वाचक, अब निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, इस प्रकार है पाठ्यक्रम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने सरल वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में पढ़े। तो फ्रेंड्स यदि
पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे के क्लास के लिए सब्सक्राइब कीजिए।